हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। प्रीवियस सेशन में हमने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा था। देखा था कि किस तरीके से रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने तो सबसे पहले अपने अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जे थॉम्सन का जो मॉडल था एटम के लिए उसको सबसे पहले डिसअप्रूव कर दिया। भाई अभी तक तो क्या हो रहा था कि जे थॉम्सन ने जो मॉडल दिया था एटम के लिए कि किस तरीके से एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अरेंज्ड होते हैं, किस पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, लोग उसे सही मानते आ रहे थे और सालों तक उस मॉडल को सही माना गया। लेकिन उस मॉडल को सही मानते हुए जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, तो उस एक्सपेरिमेंट के कुछ अलग ही अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस निकल के आए और उन अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस को जे थॉम्सन का मॉडल जस्टिफाई नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस वजह से जे थॉम्सन का मॉडल हो गया रिजेक्ट। फिर रदरफोर्ड ने क्या किया कि इन्हीं अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड करते हुए उन्होंने एक मॉडल बनाया और उस मॉडल में बताया कि भाई एक्चुअल जो अरेंजमेंट है, जो पैटर्न है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का एटम के अंदर, वो ये होता है। तो ये सारी बातें हमने अपने प्रीवियस सेशन में करी हैं। अब इस सेशन में हम करेंगे क्या? इस सेशन में हम रदरफोर्ड के ही मॉडल के ड्रॉबैक्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने जे थॉम्सन के मॉडल के ड्रॉबैक्स पढ़े थे ना, वैसे ही रदरफोर्ड मॉडल के भी हम पढ़ेंगे कुछ ड्रॉबैक्स। लेकिन दोनों में फर्क है। जे थॉम्सन के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स आए थे ना, उन ड्रॉबैक्स के कारण जे थॉम्सन का मॉडल हो गया रिजेक्ट। रदरफोर्ड के मॉडल में भी ड्रॉबैक्स आए, लेकिन इन ड्रॉबैक्स ने रदरफोर्ड के मॉडल को गलत प्रूव नहीं किया। माना रदरफोर्ड के पास कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन उनका जो मॉडल था ना, वो बिल्कुल सही था। तो आज के सेशन में हम करेंगे क्या? सबसे पहले तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसका हम करेंगे क्विक रिवीजन, और फिर उसके बाद में ड्रॉबैक्स क्या निकले, भाई कौन सी ऐसी चीजें थी जिसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था, उनके मॉडल के पास नहीं था, ये हम पढ़ेंगे। तो आज के सेशन का टारगेट फिक्स हो चुका है, तो चलिए अपने सेशन को भी कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले कि हम ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने जो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बातें करी हैं उसको हम कर लेते हैं रिवाइज। तो हुआ क्या था, रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो जे थॉम्सन के मॉडल को सही समझते हुए किया था। यानी कि वो क्या कर रहे थे, जे थॉम्सन का जो मॉडल था उसको सही मान रहे थे। जे थॉम्सन ने बोला था कि एक एटम में जो प्रोटॉन है वो पूरे में फैला होता है, यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बीच बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इस मॉडल को सही माना जाए, जैसे कि ये क्या है, एक एटम है, इस पूरे एटम में हम बोल रहे हैं कि प्रोटॉन्स कैसे हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कैटर है, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। इस मॉडल को अगर हम सही माने तो जरा आप खुद सोचो कि अगर मैं क्या लेके आऊं, एक अल्फा पार्टिकल लेके आऊं, अल्फा पार्टिकल जो कि खुद कैसा है, एक हैवी पार्टिकल होता है, उसका एक मास होता है, प्लस हम बोलते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को इस एटम के अंदर लेकर के आऊं, तो क्या ये पार्टिकल, अगर आपने इसको स्ट्रेट लाइन में भेजा है एटम के अंदर, क्या ये एटम के बाहर स्ट्रेट लाइन में ही निकलेगा? खुद सोचो। जैसे कि सपोज मैं क्या हूं, एक अल्फा पार्टिकल हूं, मेरे ऊपर है एक पॉजिटिव चार्ज, अब मैं सीधे 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 एटम के अंदर जा रही हूं, अचानक से मुझे कौन दिख गया, इलेक्ट्रॉन दिख गया। इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, मैं कैसी हूं, पॉजिटिवली चार्ज हूं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मुझे अपनी तरफ खींचेगा। तो मैं इनिशियली क्या हो रहा था कि मैं तो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, जैसे ही मैं एटम के अंदर मैंने एंट्री ली,
इलेक्ट्रॉन मुझे दिख गया, इलेक्ट्रॉन ने मुझ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाया और मैं अट्रैक्ट होकर के उसके पास गई, मेरा पाथ क्या हो गया, डेविएट हो गया। फिर अचानक से क्या हुआ, प्रोटॉन, जे थॉमसन ने तो बोला था कि पूरे ही एटम में प्रोटॉन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, मैं कैसी हूं, पॉजिटिवली चार्ज हूं। इसका मतलब क्या होगा, प्रोटॉन मुझ पे एक तरह का रिपल्शन फोर्स लगाएगा, यानी कि मैं क्या करूंगी, प्रोटॉन से दूर भाग जाऊंगी। दूर भागने के चक्कर में मेरा पाथ फिर से क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो भले ही मैं स्ट्रेट लाइन में एंटर कर रही थी एटम में, लेकिन एटम में घुसने के बाद मेरा जो पाथ होगा वो डेविएट हो जाएगा। मैं एटम के अंदर स्ट्रेट लाइन में घुसी थी, लेकिन जब मैं एटम से बाहर निकलूंगी तो मेरा पाथ क्या होगा, डेविएटेड होगा। भले ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हो, लेकिन डेविएट जरूर होगा, है ना। ये बात तो आप सब समझ रहे होंगे। तो रदरफोर्ड ने भी यही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जे थॉमसन के इस मॉडल को सही मान रहे हैं। रदरफोर्ड ने भी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गोल्ड फॉइल वाला, उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने यही समझते हुए, यही सोचते हुए माना था, यही समझते हुए परफॉर्म किया था कि भाई जे थॉमसन का जो मॉडल है वो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल जैसे ही भेजा एटम के अंदर, उन्हें लगा कि डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है वो डेविएट होगा। और सिर्फ एक नहीं, उन्होंने तो कई सारे अल्फा पार्टिकल्स भेजे गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल किसकी बनी हुई थी भाई, गोल्ड एटम्स की बनी हुई थी। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स भेजे गोल्ड फॉइल के ऊपर, बहुत थिन थी गोल्ड फॉइल, और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे उनका पाथ जो है वो डेविएट होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा ही हो गया। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ने अपना पाथ चेंज नहीं किया, वो अनडेविएटेड निकल गए। इसका जवाब पूछा क्या जे थॉमसन से कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि पूरे एटम में प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में हैं, तो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर आता है तो लॉजिकली देखा जाए आपके मॉडल के अकॉर्डिंग तो उसके ऊपर एक डेविएशन लगना चाहिए था। या तो कभी उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता या कभी उस पर रिपल्सिव फोर्स लगता और उसका पाथ डेविएट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है बिना किसी डेविएशन के निकलते जा रहे हैं। गोल्ड फॉइल को उन्होंने पेनिट्रेट किया, उससे बाहर निकले और जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग थी, जो स्क्रीन थी अराउंड गोल्ड फॉइल, उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो जे थॉमसन ने बोला कि नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास नहीं है, आई एम सॉरी। फिर इसके बाद में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी मिला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड ने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। अब बहुत सारों में से बहुत कम, आप समझ सकते हो कि 12,000 अल्फा पार्टिकल अगर हम ले रहे हैं तो उन 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि जैसे ही एटम के अंदर घुसा बाउंस बैक होकर के वापस आ गया। अब रदरफोर्ड को यह भी समझ में ना आए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है वो एक हैवी है पार्टिकल, उसका मास है, वो इजीली क्या कर सकता है, एटम को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि जो ये वाला एटम है वो तो बहुत छोटा सा है, स्मॉल है। तो अल्फा पार्टिकल जो है इस एटम को क्रॉस कर सकता है, उसको पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन ये वापस क्यों आ रहा है, ये भी पूछा गया थॉमसन जी से कि बताइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन। उन्होंने बोला कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो रदरफोर्ड ने बोला कि भाई हो ना हो ये मॉडल में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने तो देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है ना वो एक बार नहीं होता है, बार बार वो होता ही जाता है। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, हो सकता है कि ये जो मॉडल है ना थॉमसन वाला ये गलत हो, कि पूरे में जो है ना प्रोटॉन्स बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है, यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर ऐसा होता तो अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स को डेविएट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो तो ऐसे निकल गए जैसे कि एटम के अंदर कुछ हो ही ना। एग्जैक्टली उन्होंने यही कंक्लूजन रखा रदरफोर्ड ने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अगर एटम के थ्रू निकल रहे हैं अनडेविएटेड, उनका पाथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली एटम के अंदर कुछ है ही नहीं कि वो अल्फा पार्टिकल के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा करके उसके पाथ को डेविएट कर सके। तो पहला कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है एटम के अंदर वो कैसी होती है, खाली होती है, एम्प्टी होती है, कोई होता ही नहीं है वहां पे अल्फा पार्टिकल पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाने वाला। फिर उन्होंने ये भी बोला कि भाई एटम के सेंटर में एक छोटा सा पार्टिकल होता है,
ये छोटा सा पार्टिकल है तो कहने में छोटा सा पार्टिकल, लेकिन इसके काम बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये हैवी होता है, ये कैसा होगा? हैवी होगा, प्लस हम बोलते हैं ये कैसा होता है भाई? ये हम बोलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये छोटा सा पार्टिकल जो कि एटम के सेंटर में है, ये हैवी है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे समझ में आया रदरफोर्ड को ये कि पॉजिटिवली चार्ज है? खुद सोचो जरा। अल्फा पार्टिकल्स जो कि इस स्मॉल पार्टिकल से दूर थे काफी, ठीक है, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, वो तो स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे। देखो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे और स्ट्रेट लाइन में ही क्या हो गए? क्रॉस करते हुए एटम को बाहर निकल गए। तो वो अल्फा पार्टिकल्स जो कि इस स्मॉल पार्टिकल से दूर थे, उन पे कुछ नहीं हुआ असर, कोई डेविएशन नहीं हुआ। लेकिन वो अल्फा पार्टिकल जो कि इस स्मॉल पार्टिकल के पास से निकले या इसको बिल्कुल पास से छूते हुए निकले, उनका पाथ हो गया क्या? डेविएट। ये देखो, ये वाले जो अल्फा पार्टिकल हैं ये क्या हो रहे हैं? बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल के पास से होते हुए निकल रहे हैं। या आप बोल सकते हो कि कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे थे जो कि ऑलमोस्ट क्या हो रहे थे? इस स्मॉल पार्टिकल्स को टच करते हुए निकल रहे थे। टच तो कर लिया, लेकिन देखो पाथ डेविएट हो गया। डेविएट कैसे हो गया? अल्फा पार्टिकल दूर हो गए स्मॉल पार्टिकल से। दूर क्यों हुए? अल्फा पार्टिकल खुद कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो अगर सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल है, सपोज इसके ऊपर हो, हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव अपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अल्टीमेटली अल्फा पार्टिकल को तो जाकर के कोलैप्स हो जाना चाहिए था इस स्मॉल पार्टिकल के ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा ही हो गया। अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है? उससे और दूर भागते हुए निकल गए। इसका मतलब क्या? कि डेफिनेटली स्मॉल पार्टिकल ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और यही पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट कर रहा है, जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल है वो उसको टकराते हुए, बिल्कुल छूते हुए, या कई बार तो ऐसा होता है कि छूते भी नहीं है, बस उसके पास से निकलते हैं और डेविएट हो जाते हैं, उससे दूर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर, स्मॉल पार्टिकल उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा देता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल पार्टिकल कैसा है भाई? पॉजिटिवली चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब खुद ही दिमाग लगाओ कि एटम के अंदर होते क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं बोल रही हूं कि इस स्मॉल पार्टिकल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये स्मॉल पार्टिकल है और स्मॉल पार्टिकल के अंदर हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो खुद दिमाग लगाओ कि इस स्मॉल पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज देने वाला है कौन? स्मॉल पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज देने वाले हैं कौन? प्रोटॉन्स। यानी कि एटम के प्रोटॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं? इस स्मॉल पार्टिकल में प्रेजेंट होते हैं। समझे? तो और आपने पता है, हमने प्रीवियस सेशन में बात करी कि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो प्रोटॉन्स के सामने कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है। तो सारे के सारे प्रोटॉन्स कहां प्रेजेंट है? इस छोटे से पार्टिकल में प्रेजेंट है। तो जितने भी प्रोटॉन्स हैं, सबका मास क्या करेगा? सबका मास ऐड हो जाएगा और इस छोटे से स्मॉल पार्टिकल को मास मिल जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि कहने को ये छोटा पार्टिकल है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। सबसे ऊपर तो ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स है, और इसका हम बोल रहे हैं कि ये हैवी भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स है ना, तो प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं? मास दे रहे हैं उस छोटे से पार्टिकल को। बाद में उस छोटे से पार्टिकल को क्या नाम दिया गया भाई? न्यूक्लियस नाम दिया गया। रदरफोर्ड ने नहीं दिया था, लेकिन सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस को डिस्कस किया था, उसको मेंशन किया था कि भाई एटम के अंदर ऐसी कोई चीज होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उसका जो क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को जाता है। नाम उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन हाँ, क्रेडिट तो उन्हीं को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स है, जिसके कारण इसके पास एक मास भी है। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम का, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द मास है एटम का, वो कहाँ है? कॉन्सेंट्रेटेड है इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। एक गोल्ड एटम का मोस्ट ऑफ द मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? तो बिल्कुल एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस में। ठीक है, और बहुत ही छोटी सी वॉल्यूम में। जो रेडियस होता है ना न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 105 टाइम्स लेस देन होता है देन द रेडियस ऑफ द एटम। यानी कि अगर एटम इतना है तो न्यूक्लियस आप बोल सकते हो कि उसका बिल्कुल पॉइंट साइज के बराबर है। ठीक है, तो
इसलिए रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस जो है, एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 105 टाइम्स छोटा होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 105 टाइम्स कम होता है, किससे? एटम के रेडियस से। इसीलिए बोला गया है कि एटम का मोस्ट ऑफ द मास एटम के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, वो भी बहुत ही छोटी सी जगह पे, स्मॉल वॉल्यूम पे। ठीक है, और यही सारे कंक्लूजन थे किसके? रदरफोर्ड मॉडल के। अब उन्होंने प्रोटॉन के तो बारे में बता दिया कि हाँ भाई प्रोटॉन का क्या प्रेजेंस है, कहाँ वो अरेंज्ड है, बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? तो उनको पता नहीं क्या याद आया कि यार सोलर सिस्टम में भी तो ऐसा ही कुछ पैटर्न है कि सन है, सन के अराउंड प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो हो सकता है कि एटम के अंदर भी प्रोटॉन्स बीच में हैं और न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोलर सिस्टम से अपने एटम के स्ट्रक्चर को, मॉडल को कंप्लीट किया, आइडिया ले लिया वहां से कि ये रहा क्या हमारे पास एटम, और एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? गोल गोल रिवॉल्व करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो हो सकता है कि न्यूक्लियस क्या करे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स लगाए। ऑपोजिट चार्जेस है ना, अट्रैक्शन तो होगा ही, तो हो सकता है कि न्यूक्लियस क्या करे? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर वाले अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस आउट कर देगा, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड गोल 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 घूम सकता है। और इतना कह करके रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को कर दिया फिनिश, कि अब हो गया मॉडल कंप्लीट। यही है एटम में इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट। लेकिन फिर इसके बाद में ड्रॉबैक की बारी आई। क्या था ड्रॉबैक? रदरफोर्ड से बोला गया कि अगर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स, आपके इलेक्ट्रॉन्स, एटम के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल क्या करता है? जब वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन में रहता है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज करते 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 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हो जाएगी खत्म, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? अल्टीमेटली न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। यानी कि रदरफोर्ड ने तो जो मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग ये रहा क्या? एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहते हैं। लेकिन उनसे पूछा गया कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन में है, यानी कि उनका मोशन एक्सेलरेटेड है, और इस एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा। लिबरेट मतलब रिलीज करना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? भाई इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा होता है, तो एक हद तक ही वो अपनी एनर्जी रिलीज कर सकता है। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे उसके अंदर एनर्जी बचेगी नहीं, रिलीज करता गया, एनर्जी कम होती गई। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कम करते 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 क्या होगा? अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के ऊपर ही जाकर के कोलैप्स हो जाएगा, और सर्कुलर ऑर्बिट नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक स्पाइरल पाथ बनाएगा। मतलब पहले वो इनिशियली कहां घूम रहा था? इनिशियली न्यूक्लियस से बहुत दूर घूम रहा था, एक्सेलरेशन था उसके मोशन में, एनर्जी लिबरेट कर रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ? एनर्जी रिलीज करते करते उसकी एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम हो गई तो क्या हुआ? वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता गया और अल्टीमेटली न्यूक्लियस के ऊपर जाकर ही धराशायी हो गया। समझे इस बात को? तो यहां पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ने सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बनाया है, सर्कुलर पाथ नहीं बनाया है, यहाँ पे तो उसने स्पाइरल पाथ बना लिया है। स्पाइरल आप कैसे बनाते हो? ऐसे ही तो बनाते हो ना, गोल 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 अंदर करते करते और छोटा सर्कल। तो इलेक्ट्रॉन ने भी यहाँ पे सर्कुलर पाथ नहीं, यहाँ पे स्पाइरल पाथ बनाया है। इसका मतलब एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है कि नहीं? लेकिन असली में तो होता नहीं है। ये कब पॉसिबल है? अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल को माने कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। तो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस हिसाब से तो एटम को बहुत ही अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन होता तो बिल्कुल ऑपोजिट है। एटम तो बहुत स्टेबल होता है। तो अगर एटम स्टेबल है
आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल घूम रहा है बिना कोलैप्स हुए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये चीज रदरफोर्ड को पूछी गई कि आप जरा बताइए अपने मॉडल में, तो वो नहीं बता पाए। अब मैं आपको एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब समझा देती हूँ। इसको समझने के लिए हमें फिजिक्स में जाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सेलरेशन कब आता है? एक्सेलरेशन हम बोलते हैं तब आता है जब वेलोसिटी में क्या हो, चेंज हो। जब वेलोसिटी चेंज हो, चेंज इन वेलोसिटी के कारण ही एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी क्या है भाई? वेलोसिटी हम बोलते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसका एक मैग्नीट्यूड भी है, प्लस हम बोलते हैं कि इसका क्या है, एक डायरेक्शन भी है। बिना डायरेक्शन के वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट कर रहे हो ना, तो आप सिर्फ स्पीड का कर रहे हो, स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ जब तक डायरेक्शन नहीं लोगे तब तक आप वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एक मैग्नीट्यूड भी है, प्लस साथ में उसका हम बोलते हैं कि एक डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो मैंने बोला कि जब एक ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रही हूं ना, मैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ले रही हूं, ना ही मैं यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल ले रही हूं, मैं सिर्फ एक जनरल पार्टिकल की बात कर रही हूं, ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूं, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन में, यानी कि जब भी वो क्या करता है, गोल गोल घूमता है, तो आप खुद ही बताओ कि ऐसा मोशन, सर्कुलर मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन कब आया, जब वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज हो रही है इस सर्कुलर मोशन में, तभी मैं बोल रही हूं कि इस सर्कुलर मोशन में क्या है, एक्सेलरेशन है। अब आप बोलोगे कि मैम हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है ना इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा हो, तो बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है ना, ये पता है क्या है? ये 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे मैंने लिखा ही इसीलिए है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बिना डायरेक्शन के अगर आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिया ना, तो आपने वेलोसिटी नहीं, आपने सिर्फ स्पीड कैलकुलेट करी है। तो अगर आप बोल रहे हो कि सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ जा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो सकती है थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन 20 मीटर पर सेकेंड, पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है, ये तो सिर्फ वेलोसिटी का एक पार्ट है, केवल मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है। लेकिन डायरेक्शन का क्या? डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? अगर मैं बोलूं, यहाँ पे एक और मैं बना देती हूं सर्कुलर मोशन के लिए डायग्राम। अगर मैं बोलूं ये क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर मैं बोलूं पार्टिकल की का जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, तो पता है मुझे क्या बनाना पड़ेगा? याद करो, मैंने आपको सिखाया था, मुझे एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। ये टेंजेंट क्या बता रहा है मुझे कि मेरे पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन पता करना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और टेंजेंट बनाना पड़ेगा। इधर पे पता करना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? यहां भी एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि हम डायरेक्शन को दिखा कैसे रहे? टेंजेंट से रहे। और टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे एक ही बार स्ट्राइक करे। तो ये जितने भी मैंने आपको 3 टेंजेंट्स बताए हैं, ये क्या बता रहे हैं कि पार्टिकल का जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कैसा है। यानी कि एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में घूमता है तो हर एक पॉइंट पे उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज होता जाता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? तब भी नहीं। जो आप 20 मीटर पर सेकेंड वाला आपने कंसेप्ट लिया है, वो 20 मीटर पर सेकेंड तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। लेकिन वेलोसिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, उसे डायरेक्शन भी चाहिए है, और डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो चेंज हो रही होती है। और जहां वेलोसिटी चेंज हुई वहां पे कौन आ गया भाई? एक्सेलरेशन आ गया। तो एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल क्या करता है? एनर्जी लिबरेट करता है, एनर्जी रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड,
उसके अंदर एक्सेलरेशन है और इस एक्सेलरेशन के कारण वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन बेचारा इलेक्ट्रॉन है कितना छोटा सा, बहुत छोटा है, तो उसके अंदर एनर्जी कितनी होगी, बहुत कम होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, गोल घूमते 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 उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। एनर्जी कम होते होते इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस पे आकर के गिर जाएगा, उसी पे आकर के कोलैप्स हो जाएगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट छोड़ो, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पाइरल पाथ बनाएगा न्यूक्लियस के अराउंड। तो देखा जाए तो उस हिसाब से तो एटम को बहुत अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसी कहानी तो नहीं होती है, एटम तो बहुत स्टेबल होता है। तो आखिर एटम के पास ये स्टेबिलिटी कैसे आ रही है? असली में जो रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, असली में ऐसा ही होता है। लेकिन होना तो ये चाहिए था ना, हुआ क्यों नहीं? इसका कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं रदरफोर्ड के पास। उन्होंने बस सोलर सिस्टम को देख करके बोल दिया कि जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं वैसे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन को कोलैप्स हो जाना चाहिए था स्पाइरल पाथ बना करके न्यूक्लियस पे, और एटम को अनस्टेबल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ ये नहीं पता। तो इस नहीं पता को पता करने के लिए एक और नए साइंटिस्ट आए थे जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल के जो ड्रॉबैक्स है ना उनको रिमूव किया और बोला कि भले उनके पास एक्सप्लेनेशन ना हो इन ड्रॉबैक्स के, लेकिन मेरे पास है, और इस कारण रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो क्या है, सही है। The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया, वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता है। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते हैं, या आप बोल सकते हो रिलीज करते हैं। Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. Ultimately वो न्यूक्लियस में जाकर के गिरेगा। If this were so, the atom should be highly unstable. और अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर जाके गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, तो उस हिसाब से तो एटम को बहुत अनस्टेबल होना चाहिए था। And hence matter would not exist in the form that we know. और जिस तरीके से हम मैटर को देखते हैं उस तरीके से मैटर को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। भाई मैटर किसका बना है, एटम्स का ही तो बना है ना। तो एटम्स में अगर हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस पे आके टप 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 कोलैप्स होते जा रहे हैं, तो एटम को तो बहुत अनस्टेबल होना चाहिए। एटम अनस्टेबल होगा तो मैटर भी अनस्टेबल होगा, तो मैटर का तो जो फॉर्म अभी हम देखते हैं वो होना ही नहीं चाहिए। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन हमें पता क्या है, हमें तो कुछ उल्टा ही पता है कि एटम तो क्वाइट स्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी तो मैटर हमें जिस फॉर्म में दिख रहा है वैसे दिख पा रहा है। ये पेन मुझे एग्जैक्टली पेन के शेप का दिख पा रहा है। अगर इसके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोलैप्स होते जाएंगे न्यूक्लियस के ऊपर, तो क्या मुझे ये पेन इस शेप में दिखेगा? एक टाइम पे तो मेरा पेन भी क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ये मैटर मुझे इस शेप में नहीं दिखेगा, ये पेन मुझे उस शेप में नहीं दिखेगा। तो इसके रीजंस पूछे गए थे रदरफोर्ड से, जो कि उनको नहीं पता थे, और उसको पता करने के लिए बोर आए थे। तो नेक्स्ट सेशन हमारा किसके ऊपर होने वाला है, बोर के ऊपर ही होने वाला है कि किस तरीके से उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन किया। तो इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।